चाहे आपके एनपीएस अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करना हो, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मेल आईडी बदलना हो, आपका एड्रेस चेंज करना हो, या आप अपने एनपीएस अकाउंट का इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट जानना चाहते हो, आधार को एनपीएस से जोड़ना चाहते हो, इन सब की जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगी। यह एक एनपीएस की फुल डिटेल वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपिनियन एचआर पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम एनपीएस की वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है पासवर्ड रीसेट का, रीसेट पासवर्ड करके इस पे क्लिक करेंगे। और जब हम रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है रीसेट पासवर्ड यूजिंग सीक्रेट क्वेश्चन और दूसरा है स्टेट सेट रीसेट पासवर्ड। ठीक है, पहला ऑप्शन अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रान नंबर डालना है, कैप्चा डालना है और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सबमिट करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं यदि सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको याद है तो। सिक्योरिटी क्वेश्चन प्रोफाइल बनाते समय आपसे पूछा जाता है, उस समय आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दिया होगा, उसी के थ्रू आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इंस्टेंट सेट रीसेट पासवर्ड का। ठीक है, इसका इसके ऊपर क्लिक करके हम मोबाइल ओटीपी के थ्रू या नोडल ऑफिसर के थ्रू अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन फिलहाल मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं इंस्टेंट सेट रीसेट पासवर्ड ऑप्शन को चूज करूंगा। ठीक है, और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये टैब आ जाता है, नया पेज खुल के। यहाँ पे आपको देखिए रिसेट आईपिन वाया, मतलब आप किसके द्वारा पासवर्ड रिसेट कराना चाहते हैं, नोडल ऑफिस के द्वारा या जनरेट ओटीपी के थ्रू। यदि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एनपीएस में आपके पास है और वो काम कर रहा है, उस पर ओटीपी आ रही है, तो आप जनरेट ओटीपी का चुनाव करेंगे। और यदि आप आपका मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है जो एनपीएस में रजिस्टर्ड है, ओटीपी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नोडल ऑफिस के थ्रू अपना पासवर्ड रीसेट करवा सकते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन में से आप अपने जरूरत अनुसार सिलेक्ट करेंगे। भाई हम जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके पासवर्ड रीसेट करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स भरनी है, प्रान नंबर, डेट ऑफ बर्थ, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। पासवर्ड बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि आपका पासवर्ड पिछले बनाए गए 3 पासवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए और इसके अलावा आपका पासवर्ड 16 डिजिट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तभी आप पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम डिटेल डाल के सबमिट करते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपका पासवर्ड पिछले 3 पासवर्ड जो आपने बनाए हैं उनसे सेम नहीं होना चाहिए। अभी मैंने वही पिछले 3 पासवर्ड के हिसाब से कोई एक पासवर्ड डाल दिया, तो देखिए अभी यहाँ पे एरर शो कर रहा है, न्यू पासवर्ड कैन नॉट बी सेम एट लीस्ट 3 पासवर्ड। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रान नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारे पास हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आता है। ठीक है, उसको यहाँ पे आपको इंटर करना रहता है ओटीपी को। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा पॉपअप। यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूजर आईडी, प्रान नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपका पासवर्ड कब रिसेट हुआ, डेट और टाइम यहाँ पे मेंशन हो जाता है। ठीक है, आपका पासवर्ड रिसेट हो चुका है। अब आप क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं कि हमारा पासवर्ड रिसेट हुआ या नहीं हुआ। यूजर आईडी में यूजर आईडी में एक पैन कार्ड नंबर सबमिट करेंगे। यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जो हमने पासवर्ड बनाया था वो सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। तो अब हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। ये हमारा एनपीएस अकाउंट का डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना माई अकाउंट के थ्रू अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जैसे माई अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। यदि आपको अपना पासवर्ड याद है तो करेंट पासवर्ड डालेंगे, फिर
जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसको डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है अपडेट सिक्योरिटी क्वेश्चन का। इसके थ्रू आप जाकर आप अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर चेंज कर सकते हैं। जैसे करंट पासवर्ड यहाँ फिल करना है और आपको जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चाहिए इसमें से एक आप सिलेक्ट करेंगे। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, फेवरेट स्पोर्ट टीम, नेम ऑफ योर स्कूल, इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका आंसर देकर सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसके थ्रू भी आप बाद में अगर चाहें तो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करनी है, इसके लिए हम जाएंगे मैनेज माई अकाउंट में। मैनेज माई अकाउंट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपको मिलता है अपडेट माई प्रोफाइल, ठीक है, इसका ऑप्शन, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल रहा है चेंज कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ये चेंज कॉन्टेक्ट डिटेल्स, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम चेंज कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे मेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इस ग्रीन टिक का मतलब है कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है। ये जो ग्रीन टिक है, मेल आईडी के सामने ग्रीन टिक नहीं है, मतलब अभी वो वेरीफाई नहीं है। एक चीज यहाँ नोट में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ें। ईमेल, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर कैन बी अपडेट ओनली वंस पर डे। मतलब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर कोई भी एक दिन में केवल एक ही आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए मुझे मेल आईडी चेंज करनी है या मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो यहाँ जो बटन दिया है उस पर क्लिक करना होगा। ऐसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको कुछ नहीं होगा। जैसे मैं ईमेल आईडी पे यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। मैं इसको पुराने मेल आईडी को हटा के नया मेल आईडी इंटर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ नया मेल आईडी इंटर कर दिया है जो मुझे अपडेट करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करूंगा। जैसे कि यहाँ बताया था आप एक दिन में केवल एक ही चीज अपडेट कर सकते हैं, या तो मेल आईडी या मोबाइल नंबर। तो आपको जो अपडेट करना हो आप पहले मेल आईडी कर लीजिए, अगले दिन मोबाइल नंबर अपडेट कीजिएगा, या अगर आज मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो कल आप मेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। नई मेल आईडी डालने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पॉपअप आएगा और ये आपसे पूछता है अपडेट यू ऑफ मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इन योर एनपीएस अकाउंट रिक्वायर ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन थ्रू ईमेल। ईमेल आईडी के लिए अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगी, और यदि मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं तो एक एसएमएस जाएगा आपके मोबाइल पे, जो ओटीपी होगी उसको डाल के वेरीफाई करना होगा, ठीक है। अभी हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं यह ऑप्शन आ जाता है इंटर ओटीपी। इंटर ओटीपी में हमें ओटीपी डालना है जो मेल आईडी पे आई है, ठीक है। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। ओटीपी आ चुकी है तो ओटीपी मैं इंटर कर देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रोसीड। एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइन ओटीपी विल बी सेंड ऑन ऑल मोबाइल, काइंडली बी इंश्योर दैट वेरिफिकेशन प्रोसेस। मतलब ये बोल रहा है कि ओटीपी आप यदि मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं या मेल आईडी चेंज कर रहे हैं तो ओटीपी आपके पुराने वाले पे भी जाएगा, ठीक है। ओल्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो वो भी आपको डाल के वेरीफाई करना, ठीक है। प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आता है। क्या आप ईमेल आईडी पे ओटीपी लेके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, या एसएमएस के थ्रू, यानी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा उसके थ्रू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं? तो ये मैं मोबाइल का ऑप्शन चूज करता हूँ और जो जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अभी मोबाइल नंबर पे मेरे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद कैप्चा फिल करेंगे, फिर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। इसके बाद हमें आधार वेरिफिकेशन भी करना होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, एनपीएस में कुछ भी चेंज करते हैं, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो आधार वेरिफिकेशन होगा। आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार ओटीपी आएगी और उसके थ्रू ही आपको वेरीफाई करना है। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो पहले लिंक करा लीजिए आधार मोबाइल नंबर से, उसके बाद ये प्रोसेस कीजिएगा। चलिए मैं आधार नंबर डाल के आपको दिखाता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें आधार का ओटीपी यहाँ पे पूछेगा। आधार ओटीपी आएगी,
ठीक है, उसको डालना है। आधार की ओटीपी आ चुकी है, कैप्चा डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई होने के बाद आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ईमेल आईडी सक्सेसफुल अपडेट इन सीआरए फॉर प्रान नंबर, आपका डेट और कब अपडेट हुआ वो, और इसका एक्नॉलेजमेंट आईडी क्या है, रिक्वेस्ट नंबर, वो यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, यानी आपका ईमेल आईडी अपडेट हो चुका है। इसको देखने के लिए हम यहाँ पे बैक टू होम पे जाएंगे। ये जो बैक टू मेन मेन्यू लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे। वी आर अनेबल टू प्रोसेस, प्लीज ट्राई अगेन। अभी कुछ प्रॉब्लम है, ये लॉग आउट हो गया। ठीक है, अभी हम दोबारा से लॉगिन करके चेक करेंगे कि हमारा मेल आईडी अपडेट हुआ है या नहीं। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ मैनेज माई अकाउंट में अपडेट प्रोफाइल के अंदर चेंज कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जाके चेक करेंगे हमारी मेल आईडी वेरीफाई हो गई है नहीं, और चेंज हुई कि नहीं। देखिए, मेल आईडी चेंज हो चुकी है और यहाँ भी वेरीफाई का टिक आ चुका है। मेल आईडी सक्सेसफुली हमने चेंज कर लिया और वेरीफाई कर ली। वैसे ही यदि आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मोबाइल पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर जो आपको नया डालना है वो डाल के सबमिट पे सेम प्रोसेस होगा जो अभी हमने मेल आईडी चेंज करने के लिए किया है। यानी आपको नया मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद सबमिट करेंगे, नए मोबाइल पे ओटीपी आएगा, फिर पुराने वाले पे ओटीपी आएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, फिर आपको आधार वेरीफाई करना है लास्ट में। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। यानी जो ईमेल आईडी के लिए प्रक्रिया थी वही सेम मोबाइल नंबर के लिए भी प्रक्रिया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एड्रेस डिटेल्स चेंज करने के लिए यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है मैनेज माई अकाउंट का। ठीक है, इसके अंदर हम अपडेट माई प्रोफाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें चेंज एड्रेस, ठीक है, पहले हम चेंज एड्रेस का ऑप्शन देखते हैं। जैसे ही चेंज एड्रेस पे हम क्लिक करेंगे हमें एड्रेस चेंज करने से रिलेटेड एक टैब ओपन होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी होगी, ठीक है, उसके अनुसार हम अपने एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक, एड्रेस चेंज करने के लिए हमें अलग अलग 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, या तो हम आधार कार्ड के जरिए अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं थ्रू आधार कार्ड, या थ्रू डिजी लॉकर के कर सकते हैं, या सी केवाईसी सेंट्रल केवाईसी नंबर अगर आपके पास है उसके थ्रू, या पैन कार्ड के आधार पे हम अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, आधार के अंदर भी हम आधार नंबर, आधार का जो वर्चुअल आईडी होता है उसके थ्रू, या ऑफलाइन केवाईसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऑफलाइन केवाईसी मतलब आपको फिजिकल एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। ठीक है, अगर हम ऑनलाइन आधार या वर्चुअल आधार सेलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे सबमिट करना होता है वर्चुअल आईडी। अगर ऑनलाइन आधार सबमिट कर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है। मान लीजिए अगर मुझे डिजी लॉकर से करना है अपडेट आधार एड्रेस एनपीएस का, तो डिजी लॉकर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही डिजी लॉकर को सिलेक्ट करते हैं हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन अंदर हमें एक ऑप्शन मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस का। यानी ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए हम अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, को सेंट्रल केवाईसी नंबर पता है तो यहाँ पे केवाईसी नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने, अगर पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं तो पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे। डालना नहीं, पैन कार्ड ऑलरेडी ले लेता है आपका, और वेरीफाई केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। अभी मैं आपको ऑनलाइन आधार के थ्रू करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम ऑनलाइन आधार को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएगा ये टर्म एंड कंडीशन, इसको सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें आधार ओटीपी सबमिट करना है। आधार ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी आपके रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे आता है। ठीक है, आधार ओटीपी पे डालने के बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम सबमिट ओटीपी पे क्लिक करेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन दिखाएगा, एक एग्जिस्टिंग एड्रेस का और एक न्यू एड्रेस का। मतलब आपका पुराना एड्रेस क्या था और नया एड्रेस, उसमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, ये देखने के बाद आपको फिर से जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक, और यहाँ पे अब आपके रजिस्टर्ड, जो एनपीएस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सबमिट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये सक्सेसफुल एड्रेस चेंज का मैसेज आता है। देखो, एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुली इन सीआरएन फॉर प्रान नंबर, ये आपका प्रान नंबर कितने तारीख को कितने बजे, मतलब आपका ये रिक्वेस्ट अप्रूव हुआ। एक्नॉलेजमेंट आईडी फॉर दिस रिक्वेस्ट नंबर इतना है। आपका एड्रेस सक्सेसफुली अब
अपडेट हो चुका है आपके एनपीएस अकाउंट में। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने एड्रेस को अपने एनपीएस अकाउंट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप आधार कार्ड से करिए, या पैन कार्ड से करिए, या आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। हमें यह ऑप्शन मिलता है माई अकाउंट का। ठीक है, इसके अंतर्गत अपडेट माई प्रोफाइल, और यहाँ पे हमें लास्ट में मिलेगा अपडेट आधार का ऑप्शन। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें अपना आधार नंबर सबमिट करना है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिए कि आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर दोनों लिंक होना चाहिए, तभी आप आधार को एनपीएस से जोड़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड नंबर सबमिट करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओटीपी सबमिट करने के बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके फिर ओके पे क्लिक करेंगे। और यदि हमारी डिटेल सही है तो हमें ये नोटिफिकेशन मिलेगा, आधार सीडिंग रिक्वेस्ट प्रान नंबर सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, इसको हम माई अकाउंट में जाकर दोबारा से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि द आधार रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रान हैज बीन वेरीफाइड विथ यूडीआई। ठीक, तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड नंबर और एनपीएस को लिंक कर सकते हैं। मिलेगा अकाउंट स्टेटमेंट का। ठीक है, यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है जो है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे ही हम ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ट्रांजैक्शन का एक ऐप ओपन होता है। यहाँ पे आपका नाम, प्रान नंबर, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस फाइनेंशियल ईयर का आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं 25-26 का ही सिलेक्ट करता हूँ। क्वार्टर वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 25-26 फाइनेंशियल ईयर का जो भी ट्रांजैक्शन हमारे एनपीएस अकाउंट में हुआ है वो यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांजैक्शन है इसको आप एक्सेल फाइल में, पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करके भी इस ट्रांजैक्शन को पढ़ सकते हैं। मान लीजिए अभी इंग्लिश में, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, जैसे अभी हो गया। ठीक, यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल दी हुई है, आपका प्रान नंबर, सब्सक्राइबर नंबर, आपका एड्रेस क्या है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। ठीक है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट, यानी एनपीएस में फर्स्ट टाइम कब रजिस्टर्ड हुए थे उसका डेट यहाँ पे दिया हुआ। यदि आपने यूपीएस में एक्टिवेट किया हुआ है तो यहाँ पे यूपीएस एक्टिवेट दिखाएगा। टीयर 1 स्टेटस आपका एक्टिव है, टीयर 2 को हमने नहीं एक्टिवेट किया है तो इसलिए ये नॉट एक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपके डीडीओ का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, डीडीओ का नाम क्या है। डीडीओ का रजिस्ट्रेशन, डीडीओ वो होता है जहां से आपके एम्प्लॉयर के थ्रू पैसा पास होके आपके एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। ठीक है, ये डीडीओ का एड्रेस है, ये आपके पीओ का रजिस्ट्रेशन और पीओ का नेम है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आपके नॉमिनी का नाम और कितना परसेंट आपने नॉमिनी को दिया हुआ है वो मेंशन हुआ है। ठीक है, नीचे आते हैं यहाँ पे करंट स्कीम आपकी दिखेगी, यानी कौन से इस स्कीम में आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्कीम चॉइस मॉडरेट ऑटो चॉइस है। ठीक है, इस स्कीम चॉइस कैसे करते हैं या किस स्कीम में आपको ज्यादा फायदा होगा एनपीएस अकाउंट में, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसे आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, एनपी ये एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का स्कीम है। ठीक है, जिसमें ई जो यहाँ पे ई मेंशन हुआ है, इस ई का मतलब है इक्विटी। ठीक है, सी का मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड और जी का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, यानी इक्विटी में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 50% जा रहा है, जो मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए मंथली अगर आप 1000 एनपीएस में आपका इन्वेस्ट हो रहा है तो उसमें से 500 सीधा इक्विटी में जाएगा। ठीक है, और जो 500 बचेगा उसका 30% आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएगा और 20% गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, ये जो फिलहाल की स्कीम है उसके तहत ये है। ठीक, वैल्यू ऑफ योर होल्डिंग, जून 30 तक होल्डिंग कितनी है आपके अकाउंट की, तो वो इतना है 9,89,818 रुपए। ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन 109, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है 7,04,000।
7,04,545, ठीक है। टोटल विड्रॉल कुछ नहीं हुआ है। अब आपके इस टोटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिला है, तो वो है 2,85,273 रुपीज। अभी आप अगर जानना चाहते हैं कि कितने परसेंट के इंटरेस्ट से आप कितने प्रतिशत का रिटर्न आपके कुल इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट XIR, ठीक है। तो 9.63, ठीक है, 9.63% के हिसाब से आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट डिटेल स्कीम वाइज समरी, ठीक है। इक्विटी में कितना इन्वेस्ट है टोटल, ठीक है, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना है और गवर्नमेंट सेक्टर में कितना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे दिया है कंट्रीब्यूशन रिडम्पशन डिटेल ड्यूरिंग द सिलेक्टेड पीरियड, यानी 24 अप्रैल 2025 को मार्च महीने के लिए जो कंट्रीब्यूट हुआ है एम्प्लॉय की तरफ से कितना हुआ है। एम्प्लॉय मतलब आपके सैलरी से कितना कटा है, 4223 यानी 4,223 रुपीज, ठीक है। और जो एम्प्लॉयर है जिस सेक्टर में आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कितना इन्वेस्ट हुआ है, तो वो है 5,912 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही अप्रैल महीने के लिए आपके अकाउंट से 4278 आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ है और गवर्नमेंट की तरफ से 5,990 रुपीज कंट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन डिटेल में स्कीम वाइज आप देख सकते हैं कि एक स्कीम में कितना पैसा गया और किस एनएवी का मतलब है जो एक यूनिट है उसका प्राइस क्या है, उसके हिसाब से आपके अकाउंट में कितने यूनिट क्रेडिट हुए, ठीक है। तो मार्च महीने में इक्विटी में 5,067 रुपये गए, ठीक है। 51 रुपये एनएवी था, 51.7402, उसके हिसाब से आपको टोटल 97.942 यूनिट्स आपको अलॉट हुए इक्विटी के, ठीक है। उसी हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में 3,040 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ, इसका एनएवी था 28 रुपीज, तो आपको कुल 106 यूनिट अलॉट हुए कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको 2,027 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ, एनएवी है 28 का, तो आपको कुल यूनिट मिला 71। हर एक मंथ में अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन और एनएवी अलग अलग है, इसकी वजह से अलग अलग यूनिट अलॉट हुए हैं। ये ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि जो मार्च महीना था यानी अप्रैल में जो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ मार्च मंथ के लिए, उससे पहले टोटल यूनिट आपके पास इक्विटी में कितनी थी, तो वो है 8,573, ठीक है। और फर्स्ट क्वार्टर के इन्वेस्टमेंट के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस है इक्विटी का, वो है 8,871 यूनिट है इक्विटी की आपके पास। वैसे ही आपके पास कॉर्पोरेट बॉन्ड का है और गवर्नमेंट सेक्टर का यूनिट्स है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन डिटेल और स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाता है आपको होल्डिंग स्टेटमेंट का। होल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर हम क्या चेक कर सकते हैं, अभी हम वो देखेंगे। होल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर सेम आपको आपका प्रान नंबर, सब्सक्राइबर का नाम, एड्रेस, पैन, फोन नंबर, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन डेट आपको मिलेगा। स्टेटस क्या है, टीयर 1 एक्टिव है, टीयर 1 पेंशन स्कीम नॉट एक्टिव। पेंशन स्कीम मतलब जब आप सुपरन्यूएशन पे रिटायर हो गए या वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गए, तो जो आपका पेंशन एक्टिव हो जाएगा तब यह एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। टीयर टू टैक्स सेवर अगर आप खुद से इन्वेस्ट करना चाहते हैं टीयर 2 के अंतर्गत, तो आप अगर एक्टिव करेंगे तो ये एक्टिव दिखाएगा। इसके अलावा स्कीम चॉइस, आपने कौन सी स्कीम ली है अपने इसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसे को, तो ये है मॉडरेट ऑटो चॉइस LC50। इसका मतलब LC50 का मतलब है कि एज के हिसाब से इक्विटी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। कम एज है तो इक्विटी में 50%, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इक्विटी में कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपके बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, बैंक का MCIR और नॉमिनी का नाम और परसेंटेज यहाँ पे मेंशन रहता है, ठीक है। अगर आपके पास एक नॉमिनी है तो एक, आपने 2-3 दिया हुआ है तो यहाँ पे शो करेगा। करेंट स्कीम कौन सी है यहाँ पे दिखा रहा है, मॉडरेट ऑटो चॉइस HDFC पेंशन फंड के अंतर्गत ये स्कीम चल रही है, जिसमें इक्विटी 50,
कॉर्पोरेट 30 और गवर्नमेंट 20% पे है। आप चाहें तो LIC, ICICI, टाटा किसी का भी स्कीम आप चूज कर सकते हैं। अकाउंट समरी यहाँ पे दिया हुआ है। गवर्नमेंट सेक्टर, ये जो जी का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास टोटल यूनिट अभी तक जो है 7357 है। ठीक है, अगर कुछ ब्लॉक यूनिट है तो यहाँ पे शो करता है, तो ब्लॉक नहीं है। फ्री यूनिट आपके पूरे हैं। NAV क्या है, मतलब एक यूनिट का प्राइस क्या है, तो 28 रुपीज। ठीक है, अमाउंट कितना हो गया, 2,08,402 का है। ठीक, टोटल वैल्यू ऑफ स्कीम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको वैल्यू है 2,08,402 रुपीज का। इक्विटी में आपके पास टोटल यूनिट कितने हैं, 9,505। ठीक, ये पूरे फ्री है, कुछ ब्लॉक नहीं है। इसके अलावा इसका NAV मतलब एक इक्विटी यूनिट का प्राइस क्या है, तो वो 54 रुपीज है। ठीक है, तो जो अमाउंट हुआ इक्विटी के अंदर वो है 5,20,667। ठीक है, उसी प्रकार से कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर 10 लाख यूनिट्स है, सॉरी 10,000 यूनिट है, जिसका NAV है 29 रुपीज और इन्वेस्टमेंट है 3,11,000 का। इस तरह से टोटल जो यूनिट बन रहे हैं आपके 27,384 और जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 10,40,942 का है। ये आज की डेट का है। ठीक है, आज की डेट मतलब 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर तक का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है ये, और टोटल यूनिट आपके कितने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, को जाना है ट्रैक ट्रांजैक्शन ऑप्शन। ठीक है, ट्रैक ट्रांजैक्शन ऑप्शन के अंतर आपको मिलता है व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन। यहाँ पे हमें मिलेगा सब्सक्राइबर प्रोफाइल का ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करना है और जैसे ही हम सब्सक्राइबर प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे आते हैं, ये हमारे सामने सब्सक्राइबर डिटेल व्यू का टैब ओपन हो गया है। यहाँ आपका ये प्रान नंबर और नाम शो करता है। इसके अलावा ये नीचे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लान डिटेल्स के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बने प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे सामने हमारे प्लान की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। प्लान नंबर, प्लान का स्टेटस, ये एक्टिव है या नॉट एक्टिव है, प्लान कार्ड ऑप्शन, फिजिकल कार्ड along with वेलकम किट, मतलब फिजिकल कार्ड along with वेलकम किट आपके पास डिलीवर हो चुका है। यदि अगर नया कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट न्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आप नया कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, पुराना कार्ड कब जनरेट हुआ था ये उसका डेट है। ठीक है, एनुअल SOT ऑप्शन ऑन ईमेल। SOT का मतलब होता है एनुअल SOT का मतलब है स्टेटमेंट ऑन ट्रांजैक्शन, मतलब आपका सालाना ट्रांजैक्शन कितना हुआ आपके NPS अकाउंट में, वह ईमेल के माध्यम से आपको मिलता है। ठीक है, प्लान डिटेल्स में ये ऑप्शन है। इसके अलावा पर्सनल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके प्लान से जुड़ी पर्सनल डिटेल मिलेगी। आपका नाम, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस ये नॉट अपडेट है, आप अपडेट करवा सकते हैं। स्पाउस का नाम, अगर मैरिटल स्टेटस अपडेट होगा तो ही आप स्पाउस का नाम डाल सकते हैं। फादर नेम, मदर नेम, नेम टू बी डिस्प्ले ऑन पैन कार्ड, यानी किसका नाम पैन कार्ड पे डिस्प्ले होगा तो ये फादर का नाम है। आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, NRI फ्लैग, अगर आप NRI हैं तो यहाँ शो करेगा रेसिडेंशियल इंडिया। टर्न टाइप NPS रेगुलर यानी Tier 1। यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स का। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप चेक कर सकते हैं कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई है या नहीं, अगर वेरीफाई है तो यस शो करेगा, अगर नहीं है तो नो शो करेगा। ठीक है, आपका एड्रेस क्या मेंशन है आपके पैन कार्ड में, आप वो यहाँ से देख सकते हैं। एड्रेस से करंट एड्रेस आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसके अलावा केवाईसी डिटेल मतलब आपके पैन कार्ड का केवाईसी हुआ है नहीं, आधार सीडिंग है या नहीं, तो आधार सीडिंग फ्लैग यस, यानी आपका आधार सीट हो चुका है, केवाईसी कंप्लीट है। पैन कार्ड नंबर है, पैन आईडी वेरीफाई यानी पैन वेरीफाई हुआ है या नहीं, तो यस वेरीफाई हुआ है। यहाँ पे फॉर्म 16 फ्लैग नो है। यदि अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 16 देना पड़ता है, तो पैन कार्ड दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे नो शो कर रहा है। ठीक है, ये आपकी केवाईसी डिटेल थी। उसके बाद फटका डिक्लेरेशन। ठीक है, फटका डिक्लेरेशन आपका हुआ है नहीं, वो यहाँ पे शो करेगा। कौन से डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, आपका पे स्केल क्या है। ठीक है, आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे शो करेगा, आपका DDO रजिस्ट्रेशन नंबर, PO रजिस्ट्रेशन नंबर और PRO रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो करता है। ठीक है, इसके अलावा ऑफिस
ऑफिस मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट का ऑफिस, जहाँ से आपके एनपीएस अकाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। आपका बेसिक सैलरी, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब था, और एम्प्लॉयमेंट क्लास कौन सा है, यानी कौन से क्लास में आप जॉब कर रहे हैं। एनुअल इनकम रेंज आपका, डीडीओ का नाम, पीओ का नाम और आरपीओ का नाम आप यहाँ से देख सकते हैं। टीयर 1 आपका एक्टिव है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। टीयर 2 या टीयर 2 टैक्स सेवर अगर आपने एक्टिव कर लिया है तो यहाँ से उसके बारे में डिटेल्स शो कर देख सकते हैं। टीयर 1 यहाँ पे एक्टिव है तो हम टीयर 1 एनपीएस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे ही टीयर 1 एनपीएस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने और डिटेल्स आ जाती हैं। टीयर 1 की डिटेल्स आपके सामने आएगी, और जब टीयर 1 की डिटेल्स पे हम क्लिक करते हैं तो टीयर 1 एक्टिव है, और कब से एक्टिव है यह यहाँ पे डेट दिया रहता है, ठीक है। टीयर 1 के अंदर कौन से बैंक आपका लिंक है, बैंक डिटेल्स क्या है देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी इन्वेस्टमेंट चॉइस क्या है, आपने कौन से स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट के लिए डाला है वो यहाँ पे है, ठीक है। एनपीएस एचडीएफसी एलसी 55, देखो मॉडरेट ऑटो चॉइस एलसी 55 को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज दिया, यू कैन चेंज योर पीएफएमएम 1 टाइम्स एंड एलोकेशन 2 टाइम्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने स्क्रीन प्रेफरेंस टाइम को एक बार चेंज कर सकते हैं और उसके एलोकेशन को 2 बार चेंज कर सकते हो। वो आप यहाँ से कर सकते हैं, मॉडिफाई योर पीएफएम और एलोकेशन, ठीक है। आपके स्कीम का रिटर्न कितना है ये व्यू स्कीम रिटर्न से आप देख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है नॉमिनी डिटेल का। नॉमिनी डिटेल के अंदर आपके एनपीएस अकाउंट में आपने किसे नॉमिनी बना रखा है वो यहाँ पे शो करेगा। नेम, रिलेशनशिप, उनका एज, डेट ऑफ बर्थ, आपने कितना परसेंटेज उनको दे रखा है, मेजर या माइनर है, और गार्जियन का नाम। अगर माइनर है तो उनके गार्जियन का नाम यहाँ पे शो करेगा, मेजर है तो कोई जरूरत नहीं। तो यदि आपको फिजिकल प्रान कार्ड अप्लाई करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रान डिटेल्स पे। यहाँ पे हमें प्रान कार्ड ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट न्यू कार्ड, तो इस पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम उस पे क्लिक करते हैं हमारे सामने हमारे प्रान कार्ड का एक सॉफ्ट कॉपी ओपन होके आ जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका नाम, फादर का नाम, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ, फोटो दिया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, रीप्रिंट प्रान कार्ड और डाउनलोड प्रान कार्ड। यदि आप ई प्रान कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपका ई प्रान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप रीप्रिंट कराना चाहते हैं तो रीप्रिंट पे क्लिक करेंगे। रीप्रिंट प्रान कार्ड पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने ये पॉपअप ओपन आता है, ठीक है। यहाँ पे हम दिया जाता है रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड थ्रू दिस मोड इज बिलेबल। बिलेबल मतलब चार्जेबल है, ठीक है। ये आपके पैन कार्ड से कट जाएगा पैसा, जो इसके चार्ज लगते हैं वो 50 रुपीज लगते हैं, ठीक है। 50 रुपए आपके चार्ज कटेंगे आपके पैन कार्ड से, और आपका फिजिकल पैन कार्ड प्रिंट होके आपके जो एड्रेस आपने आपके पैन कार्ड में है उस पर डिलीवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने फिजिकल पैन कार्ड को मंगवा सकते हैं, या अपने ई पैन को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।